हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो कल होने जाने वाले सिविल सील के बारे में है, जो है होने जा रहा है विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड विक्टोरिया में। आजू बाजू से काफ़ी आवाज़ आ सकते हैं। दिवाली का माहौल है, आप सबको हैप्पी दिवाली। आई होप आपका पूरा दिन काफ़ी अच्छा गया होगा। मेरा भी सही गया है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ही। तो काम पे लग गए हैं हम, और कल के मैच के लिए तैयारी। जब आप ये देख रहे होंगे तो आई होप आपका दिवाली सब कुछ बीत चुका होगा, और तब जाके आप ये रात में वीडियो देख रहे हैं। तो वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों टीमों के मैचेस अभी तक ड्रीम 11 ने लिस्ट नहीं करे थे, दो किसी भी फॉर्मेट में। मार्च का मैच ये इन दोनों ने बॉडी नहीं करी है अभी तक। लेकिन शेफील्ड शील्ड में दोनों टीमों का एक मैच हुआ था जो कि ड्रीम 11 ने दिया नहीं था। ठीक है, आजू बाजू से काफ़ी आवाज़ आ सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा आपको आज के दिन में। दोनों टीमों के बारे में थोड़ा आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है, विक्टोरिया के पास बैटिंग फाइबर काफ़ी ज़्यादा है। उनके जो टॉप 3-4 बैट्समैन है ना, किसी भी दिन अपने अकेले के बलबूते पर वो मैच का रुख पलट सकते हैं। और इनके पास एबिलिटी है कि वो जो 50 स्कोर बना रहे हैं उसको 100 के कन्वर्ट करें, 100 को 200 में, और 200 को 200 प्लस स्कोर में कन्वर्ट करें। ये भी उन्होंने करके रखा हुआ है। ठीक है, इनमें से एक आध प्लेयर कभी अनअवेलेबल होते हैं, कभी इंजर्ड होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर सब अवेलेबल होते हैं तो इनकी जो बैटिंग है बहुत स्ट्रांग होती है। बॉलिंग को लेकर इनके तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली पिछले सीजन में पीटर सिडल के जाने के बाद से थोड़ा बहुत इनका बॉलिंग हल्का हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकेट्स नहीं गिरा पाते हैं ये, लेकिन जब तक विकेट गिराते हैं तब तक काफ़ी लेट हो जाती है। मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड जितना भी बुरा नहीं, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं कि वो भी कुछ खास कर पाए अपने बॉलिंग से। ठीक है, तो कहीं पे अगर बैटिंग फेल हुआ तो वो भी फेल हो जाते हैं, ये इनका कहानी रहता है। न्यू साउथ वेल्स लेकिन काफ़ी बैलेंस्ड टीम होती है। सेकंड लास्ट सीजन में मेरे ख्याल से चैंपियन भी वो थे, पिछले सीजन में दूसरे स्थान पर थे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी बैलेंस टीम है। उनके पास बैटिंग शायद उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी होती है। और इनके पूरे टीम को ही अनबीटेबल बनाया जा सकता है अगर इनके सारे जो मेन प्लेयर्स होते हैं जो ऑस्ट्रेलियन टीम में अभी खेल रहे हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाए। अगर आप अभी भी ड्रीम 11 खोलेंगे और आप देखेंगे कि न्यू साउथ वेल्स की टीम में कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल हो सकते थे, तो आपको देखिएगा ये लाइन जो है बहुत लंबी हो सकती थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो अवेलेबल हैं उनसे भी ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है हासिल कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये अपने घर पे ये काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं, जिनमें से नेथन लायन का तो नाम आपको पता ही होगा, जो इस मैच में खेलने ही वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हमें मिलता है हम देख लेते हैं। आखिरी सीजन की बात करें तो विक्टोरिया सेकंड लास्ट पोजीशन पे थी, मतलब नीचे से दूसरे स्थान पर, और न्यू साउथ वेल्स ऊपर से दूसरे स्थान पर थी। मतलब एक टीम 5वें स्थान पर थी और दूसरी टीम दूसरे स्थान पर थी। ठीक है, लेकिन इस फिक्चर में आखिरी 5 मैचों में न्यू साउथ वेल्स खाता ही नहीं खोल पाई है। ठीक है, 3 मैच विक्टोरिया जीती है और 2 मैच हुआ है टाई, उनमें से बारिश वगैरह के कुछ मैचेस थे, तो वो अलग बात है। इस ग्राउंड में अगर बात करें तो यहाँ पे लेकिन विक्टोरिया का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। मतलब हेड टू हेड में विक्टोरिया आगे है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स को पूरी तरीके से निस्तानाबूद करके रखा है, एक भी आज वो जीते नहीं है। लेकिन इस ग्राउंड पे पिछले 2 सीजनों में कोई मैच नहीं जीती है विक्टोरिया की टीम। 2 मैच वो एक मैच खेला था पिछले सीजन में जो टाई हुआ, और उसके पहले वाले सीजन में 3 मैच में से 2 टाई हुए हैं और 1 मैच वो हारे हैं। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि इनके तरफ से जो टॉप 3-4 के बैट्समैन हैं, आप नोटिस कर सकते हैं कि 2-2 दोहरा शतक लगा के रखे हैं यहाँ पे मार्कस हैरिस और पुजप्स्की। इसके अलावा हैंड्सकॉम्ब भी रहे हैं। पुजप्स्की पिछले सीजन में बहुत ही बढ़िया शुरुआत उन्होंने करा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए थे, इसीलिए पूरा सीजन कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन मार्कस हैरिस इस फॉर्मेट के लिए ही बहुत ही स्पेशल माने जाते हैं, और ये अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। काउंटी सर्किट में भी ये खेल रहे थे और वहाँ पर भी लिस्ट आके होकर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस का था किसी फॉर्मेट में, तो अच्छे टच में नजर आए हैं पिछले कुछ महीनों में भी। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से अगर बात करी जाए तो मोजेस हेनरी के शॉन अबॉट एक बहुत ही सरप्राइज पैकेज के तौर पर पिछले सीजन में आए थे। जनरली अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही इफेक्टिव प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह का कंट्रीब्यूट इन्होंने पिछले सीजन में करा था बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, बहुत ही बड़ा योगदान था वो। उसकी वजह से मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम में भी उनको मौका मिला था। और पीटर नेविल आप नोटिस कर सकते हैं कि ऊपर वाली जो टीम है उनकी बैटिंग कितनी लंबी है। ठीक है, जो लोएस्ट एवरेज वाले प्लेयर हैं तीनों में से वो 46, और यहाँ पर पीटर नेविल जो है ये 35। और पीटर नेविल आते हैं 7वें-8वें नंबर पर। शॉन अबॉट जो हैं ये भी प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। मोजेस हेनरिकेस जो हैं ये भी इनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है। मतलब टॉप ऑर्डर से कोई कंट्रीब्यूटर है ही नहीं। ठीक है, इनमें से कुछ बड़े नाम भी आपको मिल जाते हैं, जैसे डैनियल ह्यूजेस, कर्टिस पैटरसन। ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए हैं इनकी बैटिंग से, लेकिन फिर भी ये एट द एंड ऑफ द सीजन दूसरे स्थान पर थे। और उसका रीज़न है इनकी आवाज़ को इग्नोर करना पड़ेगा, कोई मौका नहीं है हमारे पास कुछ करने के लिए अभी आज के दिन कुछ बोल भी नहीं सकते।
जो भी हो, तो आप देख सकते हैं न्यू साउथ वेल्स की तरफ से नेथन लियोन जो थे, इन्होंने पूरा जो सिडनी है ना, सिडनी के मैचेस अभी तक हमने कवर नहीं करे हैं, लेकिन अगर आपने ऑल द सीजन हमें फॉलो करके रखा है तो आपको पता होगा कि सिडनी का मतलब ही होता है जहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, ठीक है। और नेथन लियोन जो है पूरी तरीके से न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग को लीड करते थे सिडनी में, सही है। तो उसका एग्जांपल ये है, सिडनी में मैचेस जब होंगे ये हम देख भी लेंगे। इसके अलावा शॉन एबॉट थे, कॉनवे, कॉपलैंड, सभी का यहाँ पर अच्छा कंट्रीब्यूशन था। विक्टोरिया की तरफ से स्कॉट बोलैंड, हॉलैंड और विल सदरलैंड के कंट्रीब्यूशन थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाया था। आप नोटिस कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स भी आपको दिख जाएंगे कि बॉलिंग वाइज न्यू साउथ वेल्स काफ़ी अच्छी रही है ओवरऑल, ठीक है। हालांकि इस फिक्चर में क्या मामला रहा है जिस दौरान न्यू साउथ वेल्स इतना पीछे चल रही है वो तो हम आगे देखेंगे ही। तो बात करते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है आखिरी 5 मैचों में। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2019 से। इस सीजन में भी दोनों टीमों ने अपना पहला मैच एक दूसरे के अगेंस्ट में खेला है और वही एक लौता मैच भी है, तो वो भी एक मैच होगा। तो उस मैच के अलावा 4 और मैचेस हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या हो रहा है। मेलबर्न वाले मैचेस ऑफकोर्स हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये है पहला मैच जो हुआ था 2019 में, मेलबर्न का मैच है जहाँ पे कल का मैच होने वाला है। न्यू साउथ वेल्स ने बनाया 294। देखो टॉप ऑर्डर से कोई कंट्रीब्यूटर नहीं है, नीचे से नेविल आए और शॉन एबॉट जिनके कंट्रीब्यूशन आए, पैटरसन और हॉलैंड के यहाँ पर विकेट्स थे। करंट स्कोर मेंबर्स ने विक्टोरिया ने 307 बनाया, निहायत ही बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने डिक्लेयर दे दिया। एक दो प्लेयर्स मैं कहूँगा आपको आंख बंद करके यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और वो 2 प्लेयर्स कौन कौन से हैं ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आगे समराइज भी करवा दूंगा उनका। मैडिसन, हैंड्स का, मैट शॉट, पुजोव्स्की का भी यहाँ पर स्कोर था, लेकिन पुजोव्स्की अवेलेबल नहीं है, पिछले सीजन की इंजरी से मेरे ख्याल से अभी उभर नहीं पाए हैं। शॉन एबॉट का एक विकेट था और भी कोई बॉलर रहे होंगे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तीसरे इनिंग्स में यहाँ पर मैच होते होते बारिश वगैरह कुछ हुआ होगा, जहाँ पर डैन ह्यूजिस ने कुछ स्कोर बनाए थे और निक लार्किन थे जो अवेलेबल नहीं है और मैच यहाँ पर ड्रॉ हो गया। कुछ परफॉर्मर्स आपको इस मैच से मिले, ठीक है। पहले इनिंग्स में पूरी तरीके से विक्टोरिया ने डोमिनेट करा था पहले 1 2 3 दिन के खेल तक। हालांकि आखिरी इनिंग्स में यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग अच्छी हुई थी, इसका कोई इफेक्ट हालांकि नहीं आया था। दूसरा मैच और यही एक लौता मैच है आखिरी 5 में जो हमें मेलबर्न में मिलता है। इसके बाद से सारे ही जो मैचेस हैं वो सिडनी के मैचेस हैं, इंक्लूडिंग इस सीजन का जो मैच, ठीक है। तो सिडनी के ही मोस्ट मैचेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिडनी में जाके भी यहाँ पर विक्टोरिया डोमिनेटिंग हो रही है, मतलब काफ़ी बड़ी बात है। सिडनी में न्यू साउथ वेल्स को हरा पाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, जो आपको ओवर सीजन पता चल जाएगा जब हम उनके मैचेस कवर करेंगे सिडनी में। तो देखते हैं, ठीक है। देखो सिडनी मैच हुआ, विक्टोरिया ने करा पहले बैटिंग, 2 नाम कॉमन आ रहे हैं, इवन 3 नाम, मैडिसन, हैंड्सकॉम्ब, मैट शॉट, ठीक है। इसके अलावा ट्रेविस डीन थे, सेप गॉच थे, ये अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से नेथन लियोन जो हमेशा सिडनी में इफेक्टिव होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही कुछ ही देर पहले बताया। न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग ठीक ठाक सी रही, लेकिन उतना भी इफेक्टिव कुछ नहीं। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से पैटरसन, ह्यूजेस, नेविल, इनमें से किसी का भी बड़ा स्कोर नहीं है। आप पैटरसन कह सकते हैं 54 उन्होंने बनाया था, लेकिन इतना भी कुछ इफेक्टिव नहीं। बॉलरों में से सदरलैंड है और पोलैंड जो आपको करंट स्कोर में दिख जाते हैं। विक्टोरिया ने दूसरे इनिंग्स में भी अच्छी बैटिंग करी, ठीक है। मार्कस हैरिस, निक मैडिसन लगातार तीसरे इनिंग्स में इनका नाम आ रहा है। इस इनिंग्स में छूट गए हैंड्सकॉम्ब और मैट शॉट, लेकिन मैडिसन लगातार तीसरे इनिंग्स में इनका नाम आ रहा है। कॉनवे के विकेट्स, न्यू साउथ वेल्स बहुत ही पीछे रह गई। ह्यूजेस यहाँ पर फिर से इनका नाम है, सॉल्वे के कुछ रन हैं, बोलैंड और बाकी कुछ बॉलर से सिडल वगैरह यहाँ पर रहे होंगे, जिनके बारे में बताया कोई फायदा नहीं है, लेकिन बोलैंड के यहाँ पर विकेट्स आपको दिख जाते हैं। अगला मैच और फिर से सिडनी का मैच है। न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग वापस से खराब। नोटिस करो कितना कॉमन चीज़ चल रहा है, ठीक है। जब जब पूरा बॉलिंग का मौका मिला है विक्टोरिया को, न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग की धज्जियां उड़ा के रखी है उन्होंने। पहले मैच का पहला इनिंग्स, दूसरे मैच के दोनों ही इनिंग्स में आपको सही से बैटिंग देखने को नहीं मिली है। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर अभी तक आया है सिर्फ 54 का 2 इनिंग्स मिलाकर। यहाँ पर हेनरिकेस का 67 ये हाईएस्ट स्कोर है। इसके अलावा हॉलैंड, पैटरसन और ये कुछ बॉलर से विक्टोरिया की बैटिंग भी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन फिर से मैडिसन, मैट शॉट, ठीक है, कॉमन नाम मिल रहे हैं ना आपको। तो मैडिसन, मैट शॉट यहाँ पर आ गए हैं। मैट शॉट 4 में से 3 बार, मैडिसन 4 में से 4 बार, मतलब 3 में से 3 बार ऐसा कुछ होगा जितनी बार उन्होंने बैटिंग करा है, हर इनिंग्स में का नाम आया है। लियोन 6 विकेट एज एक्सपेक्टेड, सिडनी में तो वो चलेंगे ही। शॉन एबॉट, न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग वापस से खराब, ठीक है। शॉन एबॉट को बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करना पड़ा, ये कुछ बॉलर से, बोलैंड थे। विक्टोरिया की बैटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैडिसन यहाँ पर भी स्कोर कर रहे हैं फ्रेजर मैकगल के साथ, जो कि स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, और नेथन लियोन डोमिनेटिंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। 3 मैच हो गए। चौथा मैच फिर से सिडनी में हुआ। इस बार भी विक्टोरिया की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी। इस बार यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे बैटिंग करने आए थे मैडिसन, यहाँ पे ओपनिंग नहीं कर रहे थे, वो जो भी हो। तो कॉनवे थे,
बाकी कोपलैंड, कमिंस ये कुछ बॉलर से विकेट निकाला। न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग उतनी भी अच्छी नहीं रही लेकिन ठीक ठाक रहा। और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो उनकी तरफ से चल रहे थे मोजेस हेनरिक्स, उन्होंने यहाँ परफॉर्म करा, जिनका भी सिडनी में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये आपको ओवर सीजन पता चल भी जाएगा, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। पीटर नेविल, इनका रोल आ रहा है, हम नोटिस कर पा रहे हैं, काफ़ी बार इनके परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले हैं। पैटिंसन के साथ बोलैंड नाम कॉमन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। विक्टोरिया ने यहाँ पर अच्छी बैटिंग करी थी डे 4 तक, यहाँ पर उन्होंने मैच बचा लिया था, कह सकते हैं। हैंड्सकॉम और मैटिंसन यहाँ पर फिर से आ रहे हैं। देखिए मैटिंसन एक इनिंग्स में इस मैच के पहले इनिंग से फेल हुए थे, दूसरे इनिंग से फिर वापस रन बना दिया। हैंड्सकॉम का भी स्कोर है और हैरिस, लियोन तो है ही, इनके बारे में बता के फायदा नहीं है। सिडनी में मैच हुआ और लियोन का नाम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और आखिरी जो मैच जो इस सीजन में हुआ था ये भी सिडनी में हुआ था। विक्टोरिया की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी, ठीक है, लेकिन एक नाम यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है न्यू साउथ वेल्स का, वो है मैटिंसन। ठीक है, सेम ओल्ड मेडलो के परफॉर्मेंसेस हैं। बाकी बॉलिंग में से आपको जेसन संगा दिख जाते हैं, शॉन अबॉट, नेथन लियोन। फिर से देखिए सेम चीज़, ठीक है, फिर से हिस्ट्री रिपीट कर रही है। न्यू साउथ वेल्स बैटिंग नहीं कर पा रही है। पैटरसन, इनका भी कुछ नाम आया है, एक आध 50 इनके नाम भी हैं। इनका नाम है बोलैंड, हॉलैंड और बाकी ये कुछ बॉलर से इन्होंने विकेट निकाला। विक्टोरिया ने तीसरे इनिंग्स में लेकिन काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। हैरिस, मैटिंसन, फिर से मैटिंसन पीछा छोड़ना ही नहीं चाहते हैं न्यू साउथ वेल्स का। मैं रीज़न तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक फैक्ट इनके बारे में ये है, ये पहले खेलते थे न्यू साउथ वेल्स के होकर, ठीक है, तो उसका बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज वो ले रहे हैं, ये उनको मिल रहा है। मतलब एक प्रॉपर एग्जांपल कि अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, वो निक मैटिंसन पूरी तरीके से फिक्चर में दिखा रहे हैं। हार्डली ही होगा एक या दो इनिंग्स जहाँ पर वो फेल हुए हैं, और हार्डली ही है जहाँ पर वो 50+ स्कोर नहीं बना पा रहे हैं। हर मैच में ही एक ना इनिंग्स में तो इनका नाम आ ही रहा है, ठीक है। और कोई बैट्समैन हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन ये बंदे जो हैं कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। बाकी मार्कस हैरिस का भी नाम है, और जैसे मैंने बताया कि ये कुछ ऐसे प्लेयर्स रहे हैं विक्टोरिया के टॉप ऑर्डर में जो इग्नोरेबल प्लेयर्स नहीं है। हो सकता है एक इनिंग्स में 0 बनाए, लेकिन दूसरे इनिंग्स में 200 रन बनाने की एबिलिटी भी रखते हैं। 200 भले ही नहीं, 137 उन्होंने बनाया था। एबॉट और कोपलैंड, न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग वापस से खराब। इस बार कोई भी बैट्समैन नहीं है बताने लायक, और ये इसी सीजन का मैच है जो इन दोनों का लास्ट मैच हुआ था। आपको बॉलिंग में बोलैंड, हॉलैंड दिख जाते हैं, और बाकी सदरलैंड के विकेट से, और मैट शॉट ने भी एक विकेट निकाला है। मैट शॉट का भी कुछ नाम यहाँ पर आया है। बैटिंग से ही 30-40 रन, और विकेट ज़्यादा नहीं, लेकिन 30-40 रन के परफॉर्मेंसेज उनके हमें देखने को मिले हैं। तो यह है पूरी कहानी। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग बहुत ख़राब रही है, ठीक है, जो उनका एक वीकर लिंक भी है। लेकिन एक चीज़ जो है कि उनकी बॉलिंग अच्छी होती है, वो भी यहाँ पर उतना काम नहीं कर पा रहा है, और उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा है निक मैटिंसन का, ठीक है। किसी इनिंग्स में तो चलिए बाकी प्लेयर्स को उन्होंने आउट कर भी दिया हो, लेकिन निक मैटिंसन एक छोर से खड़े रहे और एक ऐसा स्कोर उन्होंने बनाने में हेल्प करा टीम को, जिसके बाद न्यू साउथ वेल्स को चेज नहीं कर पा रही है, ठीक है। मोस्ट मैचेस सिडनी में हुए हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स भी आपको दिख रहे हैं जो सिडनी स्पेसिफिक परफॉर्मर रहे हैं हिस्टोरिकली, मतलब सिडनी में ही बहुत अच्छा करते हैं, जिनमें से नेथन लियोन मैंने आपको बताया, मोजेस हेनरिक्स बताया। तो ऑफकोर्स ये उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होंगे, लेकिन ऑफकोर्स हिट टू हिट में नाम है तो हम कंसिडर जरूर करेंगे, हमने टीम में लेना ही पड़ेगा। लेकिन यही बात है कि आप देख सकते हैं न्यू साउथ वेल्स काफ़ी पीछे रही है, और मेन जो कहानी है कि बैटिंग जो है न्यू साउथ वेल्स का बहुत ही खराब रहा है इस पिक्चर में, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि 2 इनिंग्स उनको बैटिंग मिलने वाली है, तो कोई भी सेफ प्लेयर अगर आप थोड़ा बहुत कंसिडर करना चाहते हैं बैटिंग से, तो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता एक इनिंग्स में फेल हो जाए तो दूसरे इनिंग्स में चल भी जाए, या फिर दोनों ही इनिंग्स में 30-35 रन करके बना दे, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स अपने लिए कलेक्ट करके दे सकते हैं, ठीक है। हेड टू हेड में मैं ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि निक मैटिंसन 80 का औसत यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, और याद रखना टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ये, ठीक है। 9 में से 7 इनिंग्स से 50+ स्कोर इनका है, 200 भी हैं। हैंड्सकॉम का भी अच्छा है, हैंड्सकॉम का 54 का औसत है, और इनमें से एक ही मैच उन्होंने मेलबर्न में खेला है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी आपको ओवर द सीजन पता चल जाएगा कि हैंड्सकॉम और मेलबर्न ये कॉम्बिनेशन डेडली होता है हमेशा किसी भी फॉर्मेट में। लेकिन इस फिक्चर में 5 में से 4 मैच उन्होंने मेलबर्न के बाहर खेला है, उसके बावजूद 54 का औसत ये होल्ड कर रहे हैं। फॉर्म को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आखिरी मैच में भी हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था हैंड्सकॉम से, और काउंटी सीजन में भी बहुत ही ख़राब फॉर्म पे चले थे वो मिडलसेक्स के होकर, तो पता नहीं कि उस फॉर्म से वो उभर पाएंगे या नहीं, और अभी किस तरह से कमबैक करेंगे। बड़े प्लेयर हैं, कमबैक कर सकते हैं कभी भी, लेकिन फॉर्म का उतना गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन रिकॉर्ड देखिए काफ़ी अच्छे रहे हैं, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से जिनका नाम आपने देखा है मोजेस हेनरिक्स, वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कर्टिस पैटरसन, कभी पीटर नेविल, कभी डैनी ह्यूजेस, 30-35-40 करके रन है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ डोमिनेटिंग नहीं है।
और बॉलिंग पे नेथन लियोन हमने देखा है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सिडनी में मैचेस खिला रहे हो और नेथन लियोन का नाम नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी यहाँ से पैटरिसन, हॉलैंड, बोलैंड, ये कुछ नाम है कॉमनली जो लगभग आपको दिख रहे हैं कि बंची से विकेट निकाल रहे हैं। तो ये तो हो गई हेड टू हेड की बातें। आई होप आपने काफ़ी सही से समझ दिया होगा कि क्या क्या हो रहा है, हिस्ट्री क्या क्या रहा है। अभी देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कल के मैच में न्यू साउथ वेल्स ही आपको डोमिनेट करते हुए दिखे, हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये हिस्ट्री है और जो जो कहने लायक था मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम आ जाएंगे और बातें करेंगे इस ग्राउंड के बारे में। पिछले 2 सीजनों में 4 मैचेस हमारे हाथ में हैं, उसके पहले भी कुछ मैचेस हैं, मैं थोड़ी बहुत बातें उनकी भी करूंगा, लेकिन उसके पहले मैचेस मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स चेंज हो चुके हैं। लेकिन पिछले 2 सीजनों के थोड़ा बहुत रिसेंट जो आप मैच कंसिडर कर सकते हैं उनको एक बार देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो 2019 का मैच, 3 मैचेस इस सीजन में हुए थे। क्वींसलैंड बनाम विक्टोरिया, क्वींसलैंड की बैटिंग अच्छी नहीं रही, लीड करा किसने, हॉलैंड, सदरलैंड, पैटिंसन। विक्टोरिया की बैटिंग धमाकेदार रही ऐसा नहीं कह सकते हम, लेकिन ठीक ठाक चलो। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो कि 300 रन पे भी उन्होंने डिक्लेयर दे दिया, मतलब कुछ तो उन्होंने सोचा होगा या कुछ तो उन्होंने देखा होगा कि जिसको उनको लगे कि 300 रन काफ़ी हो सकता है। हैंड्सकॉम्ब, फ्रेजर मैकग्रथ और पैटिंसन ने यहाँ पर बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा। पेसर्स के साथ लेग स्पिनर्स यहाँ पर खेलते हैं जो मिचेल स्टेफसन होता है, पता ही होगा आपको, उन्होंने यहाँ पर विकेट निकाला था। क्वींसलैंड ने यहाँ पर 300 रन बनाए, डिसेंट सा स्कोर था। पैटरिसन आपको फिर से कॉमन होते हुए दिख रहे हैं, बाकी ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट निकाला। विक्टोरिया की बैटिंग लेकिन उतनी अच्छी हुई नहीं, पेसर ने ही लीड करा लेकिन लेग स्पिनर्स के यहाँ पर विकेट्स थे, तो दोनों इनिंग्स मिलाकर एक ही लेग स्पिनर थे मिचेल स्टेफसन जिन्होंने 7 विकेट निकाला। इसके अलावा आपको पैटरिसन बैटिंग बॉलिंग दोनों से दिख रहे हैं, हैंड्सकॉम्ब दिख रहे हैं करंट स्पॉट मेंबर्स में से, और हॉलैंड ने पहले इनिंग्स में 3 विकेट निकाला हुआ था। अच्छा, हॉलैंड भी स्पिनर ही है वैसे, और स्पिनर है लेकिन। अच्छा, और ये जो आखिरी हेड टू हेड मैच इस ग्राउंड पे हुआ था, जो आपने देखा 5 में से 1 मैच जो हुआ था मेलबर्न में, वो यही वाला था जहाँ पर भी आपको पैटिंसन दिखे थे, हॉलैंड दिखे थे, नेविल, स्कॉन अबॉट यहाँ से आए थे। बैटिंग से हैंड्सकॉम्ब कॉमन आपको मिले थे, मैडिसन तो है ही इस फिक्चर में, मैट शॉट, पेसर्स हैं यहाँ पर मोस्टली, और बाकी मैच ड्रॉ हो गया था, तीसरे चौथे इनिंग्स से ज़्यादा कोई मैच हुआ नहीं था। और उस सीज़न का लास्ट मैच, मतलब 19-20 सीज़न का लास्ट मैच जो हुआ था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, यहाँ पर भी बारिश के चलते मैच पूरा नहीं हो पाया था, 3 ही विकेट गिरे थे, पीटर सिरिल ने निकाला था, तो वो बता करके कोई फायदा है नहीं। पिछले सीजन का एकमात्र मैच जो हुआ तास्मानिया बनाम विक्टोरिया, तास्मानिया ने बनाया था 188, बोलैंड, बाकी पैटरिसन ये आ रहे हैं, हॉलैंड का भी 1 विकेट यहाँ पर था, विक्टोरिया ने बनाया 199। फिर से देखिए हैंड्सकॉम्ब, सदरलैंड का कुछ कंट्रीब्यूशन, स्पिनर्स यहाँ पर हालांकि कुछ विकेट्स निकाल रहे हैं, पेसर्स का ही डोमिनेशन है। तास्मानिया ने दूसरे इनिंग्स पर यहाँ पे 263 बनाया था। बोलैंड, हॉलैंड, पैटरिसन, ये 3 नाम ना हेड टू हेड में भी बार बार आए हैं और यहाँ पे भी नाम इनका आ रहा है। हॉलैंड को काफ़ी लोग इग्नोर कर सकते हैं, स्पिनर है इसीलिए, लेकिन आप देख सकते हैं इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, मिनिमम 5 विकेट तो निकाल ही रहे हैं पर मैच, तो 5 विकेट का मतलब 80+ पॉइंट्स आपको वो दे ही जाएंगे, बाकी इधर उधर ज़्यादा कम हो सकता है। विक्टोरिया ने यहाँ पर बनाया 122। हैंड्सकॉम्ब, नोटिस करो, देखो हर मैच पे ही इनका, हर इनिंग्स पे ही इनका कुछ ना कुछ नाम आया है। देखो लास्ट 3 में इनका नाम है, लास्ट 4 में 4 जो इनिंग्स बैटिंग करी है, 5 जो इनिंग्स बैटिंग करी है विक्टोरिया ने, उनमें से 4 बार इनका नाम आया है और 50+ स्कोर भी इनके हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि हैंड्सकॉम्ब और MCG, मतलब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे मैच होने जा रहा है, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है किसी भी फॉर्मेट में। मतलब पिछले सीजन तक तो ये चीज़ हमने नोटिस करा भी था, अभी चलिए फॉर्म का कुछ इशू हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन मेलबर्न के ग्राउंड पे अगर आप कुछ नहीं समझ आ रहा है, बस हैंड्सकॉम्ब को कैप्टन बना दीजिए, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता हुआ आ रहा है पिछले सीजन तक। और हैरिस का भी यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन है, हैरिस हमेशा ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक इनिंग्स में अगर वो फेल हो भी जाते हैं, दूसरे इनिंग्स में कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट वो करके दे देंगे। तो यह है ग्राउंड की कहानी। आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादा रन यहाँ पे बन नहीं रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर 300 रन बनाने के बाद भी टीम ने डिक्लेयर दे दिया था, जो हमने नोटिस करा था। हालांकि मैच वहाँ पे हुआ नहीं था और यहाँ पर भी हमने देखा था कि 300 रन बनाकर टीम डिक्लेयर दे रही है, तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा रन बनते नहीं हैं। जो हेड टू हेड वाला मैच था वहाँ पे भी हमने ऐसा ही सीन होते हुए देखा था, 294 पर निपट गई थी पहले वाली टीम, उसके बाद 307 पर 7 डिक्लेयर दे दिया। हालांकि अगले इनिंग्स में जाके मैच तो चलिए हुआ नहीं था और विकेट वहाँ पर गिरे भी नहीं थे, लेकिन एक चीज़ जो हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर बैटिंग करना मुश्किल है, इतना इजी यहाँ पर नहीं है स्कोर बनाना, बहुत बड़े बड़े स्कोर्स आपको शायद यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। पेसर्स ही हैं, लेकिन स्पिनर्स जो आपके मेन होते हैं उनसे भी आप यहाँ पर विकेट्स की उम्मीद रख सकते हैं, जैसे कि हॉलैंड वगैरह हैं या फिर अब नेथन लियोन जो मेन स्पिनर हो गए, इनके ऊपर आप कंसिडरेशन रख सकते हैं।
ठीक है, तो ये रही पूरी कहानी जो बताने लायक था इस मैच से। एक छोटा सा आइडिया जो हमें मिल रहा है कि हम यहाँ पर थोड़ा बहुत बॉलिंग हेवी टीम की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, हेड टू हेड में भी हमने बहुत बड़े बड़े स्कोर्स नहीं बनते हुए देखे थे, एक दो बैट्समैन हैं उनके अलावा। सही है, न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग तो अच्छी हुई भी नहीं है, विक्टोरिया की बैटिंग दो तीन प्लेयर्स या मैक्सिमम दो ही प्लेयर समझ लो, तो उनके बाहर किसी ने बड़ा स्कोर नहीं करा गया है। तो थोड़ा बहुत बॉलिंग हेवी की तरफ हम जा सकते हैं। पेसर ऑलराउंडर या ऑफकोर्स ऐसे कुछ प्लेयर्स जो होंगे वो आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रख सकते हैं। आ जाते हैं प्लेइंग ग्राउंड की तरफ। तो ग्राउंड से भी कुछ चीज़ें थी बताने लगे, आई होप आपने सही से देख लिया होगा। हेड टू हेड की चीज़ें मैंने बता ही दी है। अभी बात करते हैं प्लेइंग ग्राउंड के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विक्टोरिया की तरफ से सेमूर और हैरिस ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद हैंड्सकॉम, मैडिसन, मैट शॉट, सैम हार्पर जो कीपर है इनके, सदरलैंड, मेरलो, पैटिंसन, पोलैंड, हॉलैंड। इनमें से कुछ प्लेयर्स के बारे में जो ऑलरेडी आपकी टीम में आ गए होंगे वो है मार्कस हैरिस, हैंड्सकॉम, मैडिसन, यहाँ से पैटिंसन, बोलैंड और हॉलैंड। ये 6 प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से आ गए होंगे। सेमूर जो है विक्टोरियन डोमेस्टिक सर्किट में, रेड बॉल क्रिकेट में जो होता है उनका डोमेस्टिक सर्किट में, वहाँ पे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर हैं ऑस्ट्रेलिया में से। फॉरेनर कुछ खेलते हैं उनको उस लीग में जो डोमेस्टिक लीग होता है, तो वहाँ पे वो उनसे आगे हो सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन में से ये पहले स्थान पर थे हाईएस्ट रन स्कोरर में और ओवरऑल दूसरे स्थान पर थे। मतलब पहले स्थान में जो थे ओवरऑल वो कोई बाहर के कोई प्लेयर नहीं, लेकिन उनके बारे में बात करके फायदा नहीं है। टैलेंटेड प्लेयर है ऑफकोर्स, लेकिन ऑफकोर्स इस मैच में आप स्मॉल लीग में कम से कम ट्राई नहीं करेंगे। बड़ी लीग में अगर आप चाहो एक आध टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। मैट शॉट बैटिंग से थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन इनके हैं, 30-40 रन करके। बॉलिंग इग्नोरेबल है, मैं कहूँगा ज़्यादा उम्मीद वहाँ से नहीं रखेंगे तो ही बेहतर। विल सदरलैंड काफ़ी डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए, बच्चे से विकेट भी निकाल रहे हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, तो अच्छा ऑप्शन है और मेरे ख्याल से सेफ भी होंगे परसेंटेज प्लेयर की अगर हम बात करें तो। जोनाथन मेंडो ने पिछले सीजन में मार्च कप में काफ़ी तूफान ला दिया था, आखिरी कुछ मैचेस में इनको खेलने का मौका मिला था और क्या ही बैटिंग करी थी भाई साहब। मतलब बैटिंग भी और बॉलिंग भी, सिर्फ बैटिंग क्यों बताऊँ मैं, बैटिंग से मतलब जब टीम डूब रही थी वहाँ पे जाकर उन्होंने 100 वगैरह मार के रखा हुआ था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो वही है, हालांकि इस सीजन में अभी तक जो पहला मैच उन्होंने खेला है वहाँ पर कुछ है नहीं, इनके बारे में पता नहीं कि डोमेस्टिक भी कुछ खास नहीं है, लेकिन ये उन्होंने करके रखा था। बड़ी लीग में कुछ टीम में ट्राई करना चाहो कर सकते हो। छोटी लीग में जो 6 प्लेयर्स मैंने आपको बताए हैं उनके साथ 7वां प्लेयर अगर आप लेना चाहते हो तो मैट शॉट और विल सदरलैंड के में से किसी एक को आप कंसिडर कर सकते हो। मेरा वोट थोड़ा ज़्यादा सदरलैंड की तरफ होगा क्योंकि इनको प्रॉपर बॉलिंग मिलने वाली है और बैटिंग हैंड भी थोड़ा बहुत सही है। मैट शॉट आपको सिर्फ बैटिंग से मेजर कंट्रीब्यूशन करेंगे, बॉलिंग से नहीं। मिशेल पेरी हैं। बात करते हैं न्यू साउथ वेल्स की तरफ से तो डैन ह्यूजेस, मैट गिल्स, कर्टिस पैटरसन, जेसन सांघा, जेक एडवर्ड्स, शॉन एबॉट, पीटर नेविल, कोपलैंड, लियोन, तनवीर सांगा और हैरी कॉनवे, ये इनका प्लेइंग यूनिट हो सकता है। इनमें से जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, देखिए शॉन एबॉट आप इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। जिस तरह का पोटेंशियल उन्होंने दिखा के रखा है, पोटेंशियल नहीं फॉर्म मैं कहूँगा मोमेंटम इनके साथ है और हिस्टोरिकली भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी आ रही हैं इस पिक्चर में, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से करना पड़ रहा है इनको। पीटर नेविल एक डिपेंडेबल ऑप्शन है, मैं इतना तो आपको ये वर्ड तो यूज़ कर सकता हूँ इनके बारे में, कीपिंग के पॉइंट्स आपको देंगे और थोड़ा बहुत जो बैटिंग इनको मिला है उन्होंने कुछ हद तक परफॉर्म करके रखा हुआ है, एक ट्रायबल ऑप्शन है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। नेथन लियोन सबके टीम में होंगे, मेन स्पिनर हैं और फर्क नहीं पड़ता कि ये सिडनी का मैदान हो सकता है, सिडनी में वो 10 विकेट लें लेकिन यहाँ पे भी 5-7 विकेट तो निकाल ही सकते हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इनके पास। ऑफकोर्स आपके टीम में होने चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्पिनर्स यहाँ पर विकेट निकाल भी रहे हैं। तनवीर सांगा काफ़ी बड़े टैलेंट है, इतना माना जाता है, हालांकि इस फॉर्मेट में अभी तक खुद को साबित नहीं करा है, लेकिन काफ़ी टाइम भी है इनके पास। बड़ी लीग में इनको कंसिडर करना, लेकिन छोटी लीग में नेथन लियोन और शॉन एबॉट के साथ आप ले सकते हैं पीटर नेविल, डैनी ह्यूजेस जो लास्ट हेड टू हेड मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, वहाँ पे थोड़े बहुत रन इन्होंने बनाए थे और मुझे कुछ खास सही से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ट्रेंट कोपलैंड और हैरी कॉनवे ये दोनों ऑप्शन है जो बॉलर में से आप कंसिडर कर सकते हो, पेसर होंगे और यही पेस बॉलिंग को लीड करेंगे शॉन एबॉट के साथ। इनमें से ट्रेंट कोपलैंड एक ट्राइबल ऑप्शन है, ट्रेंट कोपलैंड इस फॉर्मेट में काफ़ी एक्सपीरियंस माने जाते हैं और काफ़ी ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले ऑप्शन है, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। हैरी कॉनवे थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं और कभी कभार नाइट बैट्समैन के तौर पर इनको उतारा जाता है पहले और ये तो वहाँ से थोड़ी बहुत बैटिंग एडवांटेज दे सकते हैं, ठीक है। तो शॉन एबॉट, नेथन लियोन, पीटर नेविल और डैनी ह्यूजेस में से कोई एक, अगर आप दोनों को नहीं लेना चाहते तो कोई एक, और बॉलरों में से मैंने बता दिया ट्रेंट कोपलैंड और कॉनवे में से किसी एक को आप ले सकते हैं। ये 4-5 प्लेयर्स आप ले सकते हैं 6 में से, सही है। बाकी कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो कर्टिस पैटरसन के कुछ नाम हैं,
20-20 में 50-40 रन के रन उन्होंने बनाए हैं, उतना ज़्यादा डोमिनेटिंग कुछ नहीं। तनवीर सांगा एक काफ़ी बड़े टैलेंट माने जाते हैं काफ़ी सालों से, हालांकि उस तरह से जितना पोटेंशियल इनका है उस तरह से परफॉर्मेंस इनका नहीं आया है। बॉलिंग थोड़ी बहुत करवा सकते हैं जो इग्नोरेबल है, मुझे लगता है बैटिंग से ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए अगर कुछ करना है इनको। तो बड़ी लीग में आप ट्राई कर सकते हैं या फिर छोटी लीग में ट्राई करना है तो पैटरसन के साथ आप जा सकते हैं। बेंच में लियम हैशर हैं, लास्टन हियर्न है। लास्टन हियर्न ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का काफ़ी बड़ा स्टार हुए थे, वो प्रॉपर ऑलराउंडर प्लेयर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीम को खिलाएगी। कैप्टन वैसे चॉइस की बात करें तो विक्टोरिया की तरफ से मार्कस हैरिस और हैंड्सकॉम्ब के इर्द गिर्द लोग जा रहे हैं। हैंड्सकॉम्ब के फॉर्म को लेकर मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि क्योंकि एमसीजी में वापस आने वाले हैं तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी उनके पास कुछ हो नहीं सकता फॉर्म में वापस आने के लिए। मैडिसन, पैटिंसन ये ऑप्शंस हैं और ये चारों ही हमारे टीम में तो अनडाउटेडली होंगे ही। उसके बाद बॉलैंड, हॉलैंड, इन दोनों में से किसी एक को ही लोग शायद देंगे। लोग मोस्टली हॉलैंड को ड्रॉप करते हैं क्योंकि वो स्पिनर है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर पॉसिबल हो आप तीनों ही बॉलर को लेकर चलिए, पैटिसन, हॉलैंड और बॉलैंड। और यहाँ पर सेमूर काफ़ी बड़े पंट होंगे, बड़ी लीग के लिए ट्राई कर सकते हो। साउथ वेस्ट की तरफ से सॉन अबाउट, डैनी ह्यूजेस परसेंटेज कैप्टन हसन में है। उसके बाद नेथन लियोन टीम में रखना पड़ेगा, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और भले ही पिच में उतना स्पिनर्स के लिए हेल्प नहीं हो सिडनी की तरह, लेकिन विकेट से कहीं ना कहीं से ज़रूर निकाल के देंगे और इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है। जैसे संघा, तनवीर सांगा में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हो अगर कहीं पे स्पेस मैनेज हो रहा है। और पेसर्स जो मैंने आपको दो बताए, कोपलैंड और कॉनवे, उनमें से कोपलैंड ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। न्यू साउथ वेल्स के डोमेस्टिक क्रिकेट के हिस्ट्री में ये हाईएस्ट विकेट टेकर है, ठीक है। और 1-2 सीजन पहले तक भी ये काफ़ी डोमिनेटिंग थे, अभी तक उतना कुछ खास नहीं करा था पिछले सीजन में। बाकी जो शॉन अबॉट थे, कभी कभार मिचेल स्टार्क भी खेल रहे थे, उनकी वजह से, नहीं तो फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनका भी रहा है, तो ये ट्रायबल ऑप्शन बिल्कुल बने रहते हैं। तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है, मुझे ये कॉम्बिनेशन पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सिर्फ 1-2 पोजीशन होंगे कोपलैंड का और सदरलैंड का, जिनके जगह पर आप किसी और प्लेयर्स को भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पीटर डेविल हो गए, आप उनको ले सकते हैं। मैट शॉट का यहाँ पर ऑप्शन है, इनको ले सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई और बॉलर लेना है या फिर हैरी कॉनवे जैसे प्लेयर्स को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। डैनी ह्यूजेस को मैंने रखा है। डैनी ह्यूजेस और कर्टिस पैटरसन में से आप किसी एक को ले सकते हैं स्मॉल लीग में। बड़ी लीग में तनवीर सांगा को ट्राई कर लेना, तनवीर सांगा काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, बॉलिंग थोड़ी बहुत करा सकते हैं जो इग्नोरेबल है। तो इन दोनों में से मैंने स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन बनाया है, तो इसलिए डैनी ह्यूजेस के साथ जा रहा हूँ। बाकी कर्टिस पैटरसन भी एक डिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं, थोड़े बहुत रन इन्होंने ही बना के रखे हैं, ज़्यादा किसी ने भी नहीं बनाया है, तो उस तरह से कुछ बता नहीं सकते। जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे, ये जो 3 हैं गलती से भी हम छोड़ नहीं सकते, भले ही 0 बनाए, माइनस लेके जाए, हमारी टीम में होंगे। शॉन अबॉट होंगे, पैटिसन, हॉलैंड, बॉलैंड होंगे। नेथन लियोन में स्मॉल लीग है इसीलिए रख रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आप भी स्मॉल लीग में छोड़ना चाहेंगे। बड़ी लीग में आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सही ही लग रहा है मुझे। और यहाँ पर कोपलैंड और शॉन अबॉट दोनों स्ट्राइक बॉलर्स भी मेरे लिए हो गए। नेथन लियोन एक स्पिनर है, यहाँ पे भी मेरे पास कम से कम 3 स्ट्राइक बॉलर हैं, आप देख सकते हैं। पैटिसन है, बोलैंड है, सदरलैंड है, जो सदरलैंड थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेंगे, और बोलैंड के रूप में मैंने एक स्पिनर लेके रखा है। बैटिंग अच्छी नहीं रही न्यू साउथ वेल्स की, तो इसीलिए मैंने बैट्समैन नहीं रखा। अगर आपको बैट्समैन लेना है तो आप कोपलैंड की जगह पर ले सकते हो। वैसे भी शॉन अबॉट बैटिंग भी कर देंगे और डैनी ह्यूजेस तो है ही। कैप्टन मैथ्यू चॉइस की बात करें तो विक्टोरिया की तरफ से क्रिस्टल क्लियर 3 ऑप्शन आपके पास हैं। मैडिसन है, हैंड्सकॉम्ब है, पैटिसन है, ठीक है। बोलैंड का भी ऑप्शन है, लेकिन स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की ही हो जाएगा, कुछ लोग शायद इनको नहीं भी ले जा सकते हैं। आप टीम में रख लो, काफ़ी फायदा होगा आपका। 3 क्रिस्टल क्लियर ऑप्शन है, पैटिसन, मैडिसन, हैंड्सकॉम्ब। मैडिसन मैं तो काफ़ी मैनिपुलेटेड हूँ, और आपको मैंने रीज़न भी बता दिया है क्यों। काफ़ी सारे रीज़न हैं, रिकॉर्ड्स तो कमाल के हैं इनके, लास्ट मैच में भी रन बना के रखा है इन्होंने। हैंड्सकॉम्ब थोड़ा सा फॉर्म का लोचा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेलबर्न के ग्राउंड पे हम अभी भी उनके भरोसा कर सकते हैं। और अगर आपको सेफ देखना है विक्टोरिया के किसी ऑप्शन के साथ, पैटिसन के साथ जा सकते हो। दोनों इनिंग्स मिलाकर मुझे लगता है दोनों इनिंग्स इनको बॉलिंग भी मिल भी जाएगी, और 5 विकेट कहीं नहीं गए, और बैटिंग भी थोड़ी बहुत करवा सकते हैं, तो 100 के आसपास पॉइंट्स ही आपको देखे जाएंगे। और बिल्कुल सेफ देखना है जिनको काफ़ी लोग कैप्टन बना भी सकते हैं लिटरली, वो है सॉन अबॉट। रीज़न काफ़ी सारे हैं इनके पास, भले ही इनकी टीम हार जाए, लेकिन इनको काफ़ी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, तो काफ़ी डिसेंट ऑप्शन ये बन सकते हैं। तो सेफ रहने के लिए आप सॉन अबॉट के साथ जा सकते हो, और बाकी 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं विक्टोरिया की तरफ से, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।